हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारी जो एईसी हिंदी है उसमें जो यूनिट सेकंड है उसका जो पार्ट तीसरा है, बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से बैंक और कार्यालयों में जो हिंदी भाषा शब्दावली का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम जानेंगे। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, कौन कौन से ऐसे शब्दावली है जिसका हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में बैंकों में अगर किसी कार्य और करने के लिए जाते हैं, लेन देन संबंधी, या फिर वहाँ पर पैसे निकालना उकालना होता है, तो वहाँ पर किस प्रकार से हम शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो इसमें जो है अधिनियम का उद्देश्य प्रस्तावना और बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जो कि खाता संबंधी होती है, अकाउंट संबंधी होती है, और दूसरा है लेन देन संबंधी, यानी कि अगर हमें पैसा लेना देना होता है तो उसमें किस प्रकार से शब्द आते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। और ऋण संबंधी शब्दावली, यानी कि ब्याज हो गया, ऋण हो गया, तो ऋण हो गया, तो इनमें किस प्रकार से हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो जानेंगे। और बैंकिंग संचालन समझ, यानी कि एक कुशल बैंक संचालन बैंक को चलाने के लिए किस प्रकार से हम वहाँ पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अधिगम का उद्देश्य। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद विद्यार्थी जो है बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित जो शब्दावली है उसके महत्व, उद्देश्य और व्यवहारिक अनुप्रयोग को समझने में सक्षम होंगे, और वित्तीय और प्रशासनिक जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका महत्व और उसके उपयोगों को पहचान सकेंगे। बैंकिंग और कार्यालयीन पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और पेशेवर संवाद कौशल में सुधार कर सकेंगे। सामान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों और पेशेवरों के लिए इस ज्ञान को अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। यानी कि हमें अक्सर, अगर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको अक्सर बैंक से कहते हैं अपना अकाउंट खुलवाना होता है, तो वहाँ पर जो जाते हैं बैंक खुलवाने के लिए तो वहाँ पर आधार कार्ड मांगते हैं, अपना दस्तावेज़ मांगते हैं, तो वहाँ पर हम दस्तावेज़ अपने देते हैं, तो फिर हम जाके हमारा अकाउंट खुलता है। तो फिर वहाँ पर जो एंट्री जो जो हमारे महीने की, साल की जो पैसे आते जाते रहते हैं उसकी एंट्री करवाते हैं, तो नए नए वहाँ पर शब्द देखने को मिलते हैं बैंकों में भी हमें। प्रस्तावना, तो इस पाठ में हम बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक जो शब्दावली है उसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। और आज की जो वैश्वीकृत और तकनीकी रूप से उन्नत समय में, यानी कि आज का जो वैश्विक का जो युग है और तकनीकी जो युग है, उस समय में बैंकिंग और कार्यालय प्रणालियाँ कई जटिल प्रक्रियाओं और विशिष्ट शब्दावली से युक्त होती हैं। और ये पाठ जो है न केवल उन शब्दावली के अर्थ और उपयोग को भी स्पष्ट करेगा, बल्कि इनके पीछे के सिद्धांतों और व्यवहारिक आवेदन को भी समझाएगा। वित्तीय संस्थानों और कार्यालय संचालन में, वित्तीय संस्थान जो है और कार्यालय जो संचालन है, वित्तीय जो तो वित्तीय जो संस्थान है और कार्यालय जो है संचालन है, उसमें जो शब्दावली है उसका गहरा ज्ञान जो है न केवल विशेषज्ञों के लिए आवश्यक है, बल्कि एक आम जनता और विद्यार्थियों और नवीन पेशेवरों के लिए भी उपयोगी है। इस ज्ञान के साथ व्यक्ति जो है न केवल अपने दैनिक वित्तीय और कार्यालय संबंधित कार्यों को अधिक कुशलता से संपादित कर सकेगा, बल्कि विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के चयन में भी भागीदारी दिखा सकेगा। तो इस पाठ के माध्यम से हम जो है वित्तीय जो बाजार हैं और बैंकिंग प्रणाली है, ऋण और निवेश, खाता प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जिसको हम ई बैंकिंग कहते हैं, और कई अन्य संबंधित विषयों पर जो है प्रकाश डालेंगे। तो इसके अलावा हम जो है आधुनिक कार्यालय प्रणाली में प्रचलित जो पारिभाषिक शब्दावली है, जैसे कि डिजिटल हो गया और
जैसे कि डिजिटल हो गया और डिजिटल दस्तावेजीकरण हो गया और प्रबंधन सूचना प्रणाली MIS हो गया, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स हो गया आदि पर जो है विचार विमर्श हम करेंगे। तो यह पाठ जो है बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली की जो है महत्वता, उद्देश्य और इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर जो है केंद्रित है। यानी कि ये जो चैप्टर है, पूरा जो चैप्टर है, ये सिर्फ बैंकों और कार्यालयों में जो किस प्रकार से वहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल होता है, उसकी महत्वता पर और उसका जो उद्देश्य है, इसके व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर पूरा जो है केंद्रित है। तो वर्तमान समय में जो है बैंकिंग और कार्यालयीन प्रक्रियाएं जो है काफ़ी विस्तारित और जटिल हो गई हैं, जिसमें कि विविध परिभाषित शब्दों और मुहावरों का भी प्रयोग होता है। अक्सर हमें बैंकों में कहते हैं हमें कुछ मुहावरे और जो शब्दों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये शब्दावली जो है न केवल विशिष्ट कार्यालयीन क्रियाकलापों और बैंकिंग प्रक्रियाओं को समझने में सहायक होती हैं, बल्कि ये व्यावसायिक संवाद, वित्तीय लेन-देन और प्रबंधन निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है। इस लेख में हम जो है शब्दावली की उत्पत्ति, विकास और इसके विभिन्न क्षेत्रों में अनुप्रयोगों को विस्तार से समझेंगे। तो यह अध्ययन जो है, इस अध्ययन का जो उद्देश्य है, ये केवल बैंकिंग और कार्यालयीन शब्दावली के ज्ञान को बढ़ाना नहीं है, बल्कि इसे जो है सामान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों और पेशेवर जो हैं, उनके लिए अधिक सुलभ और समझने योग्य बनाना भी है। इससे वित्तीय साक्षरता में जो है वृद्धि होगी और व्यक्तियों को उनके दैनिक वित्तीय और कार्यालयीन कार्यों को अधिक कुशलता और समझ के साथ करने में सहायता भी मिलेगी। तो बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित जो शब्दावली है, वह विषय का परिचय देते हुए महत्वपूर्ण है कि हम इस पाठ के माध्यम से उन शब्दों और मुहावरों को समझेंगे जो कि आधुनिक बैंकिंग, यानी कि आज के समय में जो है बैंकिंग में, कार्यालय में, परिवेश में अक्सर उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रस्तावना में हम जो है इस पाठ के उद्देश्य, सामग्री की विविधता और इस पाठकों के लिए इसके महत्व विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा जो है शुरू होती है वित्तीय संस्थानों की मूलभूत समझ से, जिसमें कि बैंकिंग की जो बुनियादी प्रक्रियाएं हैं और उससे जुड़ी जो शब्दावली है उसका विश्लेषण शामिल है। इसके बाद हम कार्यालय प्रबंधन और उसकी गतिविधियों में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट शब्दावली पर भी देखेंगे। इस पाठ में हम यह भी जानेंगे कि जो पारिभाषिक शब्द हैं उनकी समझ वित्तीय निर्णय लेने, कार्यालय की दैनिक गतिविधियों के प्रबंधन में, उनका मैनेजमेंट में और वित्तीय जो साक्षरता है उसको बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण है। हम वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की बेहतर समझ और उनके चुनाव में इस ज्ञान के उपयोग की भी चर्चा करेंगे। तो इस पाठ के माध्यम से हमारा जो लक्ष्य है वो पाठकों को, यानी कि जो पाठक हैं उनको ऐसी पारिभाषिक शब्दावली से परिचित कराना है जो कि उन्हें जो है वित्तीय और कार्यालय संबंधित जानकारी को समझने और उसका उपयोग करने में सहायक होगी। तो इसमें पहला पॉइंट आता है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो बैंकिंग जो सेवाएं हैं आजकल हमारे रोजगार की जीवन शैली में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये जो है सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जो बैंकिंग जो सेवाएं हैं ये हमारी रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है और ये, क्योंकि पैसे जो लेन देन होता है वह बैंकिंग के द्वारा ही लेन देन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि ATM कार्ड से हम पैसों का लेन देन करते हैं, चेक बुक जो होता है उससे हम पैसों का लेन देन करते हैं और जो पासबुक जो कॉपी होती है उससे हम एंट्री करवाते हैं। फिर उसमें जो है हमारी जो पूरी स्टेटमेंट जो होती है, जितना भी हम किसी को पैसे दिए होते हैं या फिर लिए होते हैं, उसका पूरा विवरण हमें देखने को उसमें मिलता है। तो इसके साथ ही जो है हिंदी भाषा का प्रयोग इस क्षेत्र में जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और हिंदी की पारिभाषिक जो शब्दावली है वो बैंकिंग क्षेत्र की विशेषताओं और सेवाओं को समझने में भी मदद करती हैं और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी सहायता देती है।
तो बैंकों में प्रचलित जो पारिभाषिक शब्दावली है वह एक विशेषज्ञता और सुरक्षा के आदर्शों को बनाए रखने का एक मीडियम है। और इसमें जो है वित्तीय लेन देन, जो पैसे का जो लेन देन होता है, और खाता जो प्रबंधन होता है, यानी कि जो अकाउंट जो मैनेजमेंट का होता है, और ऋण सेवाएं जो होती हैं, और अन्य बैंकिंग कार्यों से जुड़े जो शब्द होते हैं उनका समृद्ध भंडार होता है। और ये शब्दावली जो है लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी में सही समझ और सुरक्षा के स्तर की जागरूकता प्रदान करती है। यानी कि हिंदी, हम ये देखते हैं कि इसमें जो है हिंदी के कई नए नए शब्द देखने को इसमें मिलते हैं, जो कि बैंकों में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बैंकों में जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है उसका महत्व क्या है वो देखेंगे। तो बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व जो है अत्यधिक है, क्योंकि ये जो है हमारे वित्तीय व्यवसाय की भाषा को जो है सरल और स्पष्ट बनाए रखता है, और विभिन्न वित्तीय संबंधों के बारे में भी सुझाव देने और समझने में जो है सहायता प्रदान करता है। तो ये शब्दावली जो वित्तीय सेवाएं जैसे कि लेन देन हो गया, बैंकिंग उत्पाद हो गया, और अन्य वित्तीय क्रियाओं की समझ को भी हमारी बढ़ाती है, और सामान्य लोगों को जो है इस विशेष क्षेत्र में संचित करती है। तो इस पारिभाषिक जो शब्दावली है उसका उपयोग जो है वित्तीय संबंधों में स्थिति की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका हम अक्सर उपयोग जो करते हैं वो करते हैं वित्तीय संबंधों में स्थिति की सुरक्षा के लिए। तो जब व्यक्ति जो है बैंक से संपर्क करता है तो उसे सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। और पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से जो है व्यक्ति जो होता है बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सही तरीके से संवाद कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को समझा सकता है। यानी कि जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका हम उपयोग करके बैंकों के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उनके साथ एक अच्छा संवाद स्थापित कर सकते हैं और अपना जो है काम आसानी से कर सकते हैं। तो यह पारिभाषिक शब्दावली जो है वित्तीय विषयों के बारे में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, और वित्तीय समझ जो है लेन देन की प्रक्रिया और बैंकिंग उत्पादों की जानकारी में वृद्धि करने के लिए ये शब्दावली बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। और वित्तीय जो शिक्षा है उसके माध्यम से लोग जो है अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थ होते हैं, और बैंकों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने में भी सक्षम होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, यह पारिभाषिक जो शब्दावली होती है अक्सर वित्तीय व्यवसाय में लोगों को पेशेवर जो पेशे से जुड़े हुए होते हैं उनकी स्थिति में प्रभावी बनाए रखने में सहायता होती है। और ये व्यापारिक, बैंकिंग, निवेश और अन्य वित्तीय क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है, ताकि वे अपने ग्राहकों और साझेदारी के साथ सही ढंग से संवाद कर सकें और वित्तीय निर्णयों को जो है सही रूप से ले सकें, जो कि डिसीजन होता है उनको सही रूप से प्रदान करने में सहायता देते हैं। तो बैंकों में प्रचलित जो पारिभाषिक शब्दावली है उसका महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक है, क्योंकि यह वित्तीय जगत में जो है, यानी कि आज के जगत में, वित्तीय जगत में जहाँ पर हम देखते हैं कि पैसे का काफ़ी लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है, और कई पैसे का लेन देन हम देखते हैं फ़ोनपे, यूपीआई के माध्यम से और पेटीएम के माध्यम से, नेट बैंकिंग के डेबिट कार्ड थ्रू के, इन सब चीज़ों के माध्यम से हम पैसों का लेन देन करते हैं और एक दूसरे के पास पैसे हम भेजते हैं। तो इस वित्तीय जो जगत है उसमें एक सामंजस्य और सुरक्षित संवाद को प्रोत्साहित करता है, लोगों को वित्तीय विषयों में जो है शिक्षित करता है और व्यावसायिक संबंधों को भी मजबूत बनाए रखता है। बैंकों में जो है प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जो है जिससे कि वित्तीय शास्त्र और बैंकिंग क्षेत्र में अच्छे से समझा जाता है। विभिन्न शब्दों और अभिव्यक्तियों की समृद्धि से भरा हुआ ये संग्रह है, और विद्यार्थियों को बैंकिंग शब्दावली की बेहतर समझ के लिए यहाँ बैंकिंग में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख परिभाषित शब्द दिए जा रहे हैं, जिनमें कि हम देखेंगे खाता संबंधी शब्दावली। खाता संबंधी शब्दावली, तो खाता संबंधी शब्दावली में हम देखते हैं, खाता संबंधी शब्दावली हम देखते हैं बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, और फिक्स डिपॉजिट हो गया,
आवर्ती जमा हो गया। बचत खाता को हम सेविंग अकाउंट कहते हैं, जो कि हमारा सेविंग अकाउंट जो हम सेव करते हैं अपने जो पैसे, और चालू खाता जो कि करंट अकाउंट जो हमारा चल रहा होता है, फिक्स डिपॉजिट और आवर्ती जमा। तो बचत खाता हम किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो व्यक्तिगत बचत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला खाता, जिसमें कि जमा राशि पर ब्याज मिलता है, और ये एक सुरक्षित और लाभकारी एक विकल्प है। यानी कि व्यक्ति की जो बचत के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो खाता होता है, जिसमें कि जमा राशि पर ब्याज मिलता है, यानी कि जो हम राशि को जमा कर देते हैं उस पर बैंक की तरफ से हमें ब्याज भी मिलता रहता है, और ये एक सुरक्षित और लाभकारी जो है ऑप्शनल है। तो इसको हम बचत खाता के रूप में देखते हैं। दूसरा जो है चालू खाता, करंट अकाउंट कहते हैं। तो व्यापारियों और व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा उपयोग में किया जाने वाला खाता होता है, जिसमें कि बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। इसमें जो है न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है, और यह लेन देन के लिए अधिक उपयुक्त है। यानी कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं, वो चालू खाता का इस्तेमाल करते हैं, और वो इस चालू खाता का इस्तेमाल करके लेन देन प्रक्रिया में करते रहते हैं, और पैसे का लेन देन करते रहते हैं। तीसरा जो हमारा है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट, तो इसे सावधि जमा के नाम से भी जाना जाता है, और ये निश्चित समय अवधि के लिए बैंक में जमा की गई राशि होती है, जिस पर नियत ब्याज मिलता है। यानी कि एक निश्चित समय के लिए जो है बैंक में जमा की गई राशि होती है, जिसमें कि ब्याज मिलता है, और ये एक सुरक्षित एक सिक्योर निवेश विकल्प है, जो ब्याज की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा लाभदायक है। चौथा जो है आवर्ती जमा, जिसको हम रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। तो इसे जो है आवर्ती जमा भी कहा जाता है, और ये नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा करने की सुविधा है, जिस पर अंत में ब्याज जो है सहित पूरी राशि वापस मिलती है, और ये वित्तीय योजना एक सुरक्षित तथा निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अच्छा विकल्प होता है। खाता संबंधी शब्दावली में आगे है मासिक आय योजना, पेंशन योजना, विद्यार्थी बचत खाता, वेतन खाता और संपत्ति खाता। और लास्ट जो है जीवन बीमा। तो फिफ्थ जो है वह मासिक आय योजना, यानी कि मंथली इनकम स्कीम जो होती है वो क्या होती है। तो इसमें जो है नियमित अंतराल पर जमा की गई राशि पर मासिक ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि महीने में जो है ब्याज मिलता है, और जिसमें कि नियमित मासिक आय भी होती है। और छठा है पेंशन योजना, यानी कि पेंशन स्कीम जो होती है। तो वृद्धावस्था में जो है सुरक्षित जीवन बिताने के लिए यह योजना जो है राशि प्रदान करती है, जिसमें कि नियमित दिनचर्या के लिए धन जमा किया जा सकता है। यानी कि पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके अनुसार जो है व्यक्ति होता है, पहले तो नौकरी करता रहता है, और वह पैसे को अपने एक थोड़े से जीवन बिताने के लिए योजना राशि में जो है जमा करता रहता है, और अपनी दिनचर्या के लिए अपने आने वाले जो समय है उसके लिए वह थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करता रहता है। जब वही पैसे जब जमा हो जाते हैं तो उसकी पेंशन में आके ऐड हो जाते हैं, और उसके लिए ये काफ़ी लाभदायक होती है, क्योंकि पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जो कि व्यक्ति को अक्सर इस्तेमाल करने को देखने को मिलती है। सातवां जो है विद्यार्थी बचत खाता, यानी कि स्टूडेंट सेविंग अकाउंट। जो छात्र होते हैं उनके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं, क्योंकि छात्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक खाता होता है, जिससे कि बचत और वित्तीय गुणवत्ता की अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और आठवां जो है वेतन खाता, यानी कि सैलरी अकाउंट। तो ये विशेषतर नौकरशाही लोगों के लिए होता है, जिसमें कि वेतन, क्रेडिट और अन्य लाभ जो है शामिल होते हैं। नौवां है संपत्ति बैंकिंग, यानी कि वेल्थ बैंकिंग।
तो यह खाता जो है विशेष रूप से बड़ी धनराशि और अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए है, जिससे कि धन को सुरक्षित रखने और वृद्धि करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। और लास्ट जो है वह जीवन बीमा है। जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस तो ये वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है और बीमा धारक के परिवार को उनकी मृत्यु के बाद वित्तीय समर्थन सुनिश्चित करता है। जीवन बीमा का अक्सर आपने ऐड भी देखा भी होगा कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो जीवन बीमा जो होती है एक ऐसी बीमा होती है जिनमें कि हम देखते हैं परिवार को अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को एक मुआवजा मिलता है, तो सरकार की तरफ से उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है लेन देन संबंधी शब्दावली, यानी कि जो पैसे का हम लेन देन करते हैं तो उसमें किस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इसमें जो है पहला हम देखेंगे नेफ्ट। नेफ्ट क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि हस्तांतरित करने की विधि। ये यानी कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि कोई एक बैंक है, जैसे कि करूर वैश्य बैंक हो गया, तो उस बैंक से अगर हमें किसी यूनियन वाले बैंक में अगर पैसे भेजना है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर पहले पहले तो हम पर्चे में हम अपने डिटेल्स भरेंगे, जितना भी हमारा डिटेल्स रहेगा तो उसके बारे में हम भरेंगे, अकाउंट्स नंबर सही से भरेंगे और अकाउंट होल्डर का नाम जिसका है जहाँ पर पैसे भेजना उसका नाम भरेंगे। तो इसको भरने के बाद और साथ में हम चेक बुक लगाने के बाद वह जमा कर देते हैं उस बैंक में, जिस बैंक से दूसरे बैंक में जाना होता है। तो उस बैंक में हम जमा कर देते हैं पैसे, फिर वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से दूसरे बैंक में आसानी से सुरक्षित रूप से दूसरे बैंक में पैसे पहुंच जाते हैं। और नेफ्ट का जो फुल फॉर्म है वह है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और दूसरा जो है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फॉर्म जो होता है वह उच्च मूल्य के लेन देन के लिए वास्तविक समय अंतराल में धनराशि हस्तांतरण करने की सुविधा होती है। यानी कि अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में अगर पैसे अगर किसी को भेजने हैं तो हम यहाँ पर आरटीजीएस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा आईएमपीएस का फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, यानी कि मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तत्काल यानी कि तुरंत पैसे को भेजने की सेवा होती है। और चौथा है चेकबुक। तो एक बैंकिंग दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से खाता धारक जो होता है वह बैंक को निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। लेन देन संबंधी शब्दावली में जो नेक्स्ट है, पाँचवा जो पॉइंट है वह है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो है वह खाता धारक को अपने बैंक खाते से सीधे वित्तीय लेन देन के लिए अनुमति देने वाला ये कार्ड होता है। और डेबिट कार्ड का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं किसी जगह पर लेन देन के लिए, और बैंकों में भी इस्तेमाल करते हैं लेन देन के पैसे निकालने के लिए, डालने के लिए पैसे इस्तेमाल करते हैं। और जो छठा है वह है क्रेडिट कार्ड। तो ये खाता धारक को आपूर्तिकर्ता से सामान खरीदने के लिए ऋण प्रदान करता है, जिसे बाद में जो है भुगतान करने यानी कि उसे वापस करना होता है। और सातवां जो पॉइंट है वह है एनएफएस का फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंशियल स्विच, यानी कि भारत में जो है विभिन्न बैंकों के बीच में इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रकार का नेटवर्क है। आठवां जो है एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह स्वचालित यानी कि एक स्वचालित मशीन होती है जो नकदी निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि एक ऐसी अपने आप चलने वाली जो मशीन होती है, स्वचालित रूप से चलने वाली मशीन होती है जिसमें कि हम पैसे को जमा कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और किसी बैंक में तो पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और एटीएम में ये सुविधा होती है कि वहाँ पर हम देखते हैं कि एटीएम 24 घंटा कहते हैं खुला रहता है और इसकी सेवा 24 घंटा उपलब्ध रहता है। और 9वां जो पॉइंट है वह है मोबाइल बैंकिंग, यानी कि मोबाइल थ्रू जो बैंकिंग ट्रांसफ़र होता है, यानी कि मोबाइल के द्वारा जो हम पैसे का लेन देन करते हैं वह
तो स्मार्टफ़ोन के माध्यम से बैंकिंग सेवाएँ का उपयोग करना। और 10वाँ जो है इनवॉइसिंग इनवॉइसिंग जो कि व्यापारिक लेन-देन में खुदरा और थोक उद्यमों के बीच लेन-देन की व्यापारिक जानकारी को स्पष्ट और संचारित करने की एक प्रक्रिया होती है। मोबाइल जो बैंकिंग है उसमें हम अक्सर देखते हैं कि एक एप्लीकेशन होता है, यानी कि अलग-अलग जो एप्लीकेशन है, गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम होगा, इनके थ्रू हम अपने फ़ोन नंबर से बैंक को जोड़ते हैं, लिंक करते हैं, फिर उसके द्वारा हम बैंकों को जोड़कर हम फ़ोन से ही स्कैन करके पैसे एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ऋण संबंधी शब्दावली ऋण संबंधी शब्दावली में पहला जो है गृह ऋण। तो ये मकान या अपार्टमेंट खरीदने के लिए किया गया ऋण होता है। और दूसरा है वाहन ऋण, यानी कि व्हीकल लोन्स होता है, या अक्सर गाड़ियों के लिए लिया गया लोन होता है। और शिक्षा ऋण, यानी कि एजुकेशन के द्वारा लिया गया ऋण। चौथा है व्यापार ऋण, यानी कि अगर हमें किसी व्यापार को शुरू करना है, स्टार्टिंग करना है, तो हम बैंक से कैसे लोन लेकर व्यापार को आसानी से शुरू कर सकते हैं। पाँचवा है व्यक्तिगत ऋण, यानी पर्सनल लोन। व्यक्ति जो है अपने पर्सनल लोन के लिए भी लोन ले सकता है बैंक के थ्रू, और उसे वापस कैसे जमा कर सकते हैं समय आने पे। छठा जो है कृषि ऋण, यानी कि एग्रीकल्चर लोन, तो किसानों को कृषि क्षेत्र में उनकी आवश्यकताओं के लिए दिए जाने वाले ऋण होते हैं। सातवां जो है ऋण सुविधा, यानी कि लोन फैसिलिटी, तो एक विशेष समय अवधि में ऋण की उपलब्धता की शर्तें होती हैं। कॉरपोरेट ऋण, तो कॉरपोरेट ऋण यानी कि बड़ी कंपनियों के द्वारा व्यापार के लिए जाने वाले ऋण होते हैं, यानी कि जितने भी बड़ी कंपनियां हैं वह व्यापार के लिए अक्सर इस ऋण का इस्तेमाल करते हैं। स्वरोजगार ऋण, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन, योजना के अनुसार ये खुद का व्यापार शुरू करने के लिए लिए जाने वाले ऋण होते हैं। यानी कि यदि कोई एम्प्लॉय है, मजदूर है, तो उसे अपना खुद का अगर व्यापार शुरू करना है तो वह बैंक से लोन लेकर अपना व्यापार शुरू कर सकता है। 10वां है स्वास्थ्य ऋण, यानी कि हेल्थ के लिए लिया जाने वाला लोन। बैंकिंग संचालन संबंधी शब्दावली, यानी कि बैंकों को संचालने के लिए कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर हमें देखने को मिलते हैं। इसमें पहला जो है केवाईसी जो ग्राहकों की पहचान और पते का सत्यापन करने की प्रक्रिया है। यानी कि बीच में हम देखते हैं कि बैंकों में अक्सर कहते हैं, हमें बोला जाता है कि केवाईसी अपडेट करवा लो। तो केवाईसी अपडेट करवाने से मतलब है कि इससे जो है ग्राहकों की पहचान और पते का जो है विवरण जो है पते का सत्यापन देखने को मिलता है, और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। तो इससे जो है बैंकों के और ग्राहकों के बीच में एक संबंध भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है CRS, जो इसका फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप समरी। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। तो CRS जो कि बैंक और ग्राहकों के बीच संबंधों का सारांश होता है, यानी कि बैंकों और ग्राहकों के बीच में एक संबंध जो होता है वो इसके द्वारा मौजूद होता है। और ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, स्वचालित मशीन जो नकदी निकासी, जमा और अन्य बैंकिंग सेवा प्रदान करती है। चौथा जो है डिजिटल बैंकिंग, जो कि इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन होते हैं। और पाँचवां जो है इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक सेवाओं का उपयोग करना है। और छठा है मोबाइल बैंकिंग जो कि स्मार्टफ़ोन एप्लीकेशन के द्वारा बैंक सेवाओं का उपयोग करना है। मैंने अभी बात की है कि मोबाइलों में अक्सर कहते हैं लोग पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे, इन सब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके पैसे का और लेन-देन करते हैं, और कई अन्य सुविधाओं, बैंकिंग सेवाएँ भी इसमें लाभ को उठा सकते हैं। सातवां जो है बैंक शुल्क, यानी बैंक चार्ज, तो विभिन्न बैंक सेवाओं के लिए लागू किए जाने वाले शुल्क होते हैं। आठवां जो है बैंक स्टेटमेंट, तो खाते के लेन-देन का विवरण, और इसमें पूरा सारांश होता है, यानी कि जितना भी हम बैंक
यानी कि बैंक स्टेटमेंट में बैंक स्टेटमेंट में हम देखते हैं कि खाते का पूरा लेन देन का विवरण होता है, मौजूद होता है। पैसा भेजने की सेवा, रेमिटेंस सर्विस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर धन राशि हस्तांतरित करने की सेवा होती है। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, जो स्वचालित रूप से लेन देन की सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और ये शब्दावली बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग की व्यापकता और विशेषज्ञता को दर्शाती है। बैंकिंग सेवाओं के इन पहलुओं को समझना जो है न केवल वित्तीय लेन देन में सहायता होती है, बल्कि ये हमें आर्थिक साक्षरता और स्वावलंबन की ओर भी अग्रसर करता है। इस प्रकार हिंदी में बैंकिंग शब्दावली का ज्ञान जो है न केवल भाषाई दक्षता बढ़ाता है, बल्कि वित्तीय समझ और प्रबंधन कौशल में भी वृद्धि करता है। अब यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है वह बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जो है निम्न में से किसे बनाए रखने का माध्यम है। पहला है का पॉइंट है इसमें विशेषज्ञता, ख है सुरक्षा, ग क और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो बैंकों और प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है, यह विशेषज्ञता और सुरक्षा दोनों को ही बनाए रखने का माध्यम होती है, यानी कि इसका आंसर होगा ग इसका आंसर होगा। दूसरा जो प्रश्न है वह बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली जो है सामान्य लोगों को निम्न में से किसके बारे में सचेत यानी कि जागरूक करने के लिए सहायता होती है। तो क्या है इसमें वित्तीय सेवाओं के बारे में, लेन देन के बारे में, बैंकिंग उत्पादों एवं अन्य वित्तीय क्रियाओं के बारे में। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो बैंकों में जो प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली है वह सामान्य लोगों को निम्न में से वित्तीय सेवाओं के बारे में, लेन देन के बारे में, वित्तीय उत्पादों और अन्य वित्तीय क्रियाओं के बारे में जो है जागृत करने के लिए सहायता प्रदान करती है। तीसरा जो प्रश्न है वह है विद्यार्थी बचत खाता। विद्यार्थी बचत खाता से विद्यार्थी जो है निम्न में से किन बातों के महत्व को अवगत हो सकते हैं। तो इसमें जो है बचत, वित्तीय गुणवत्ता दोनों होगा, तो इसका आंसर होगा ग इसका आंसर होगा। और चौथा जो प्रश्न है हमारे सामने, एक सेकेंड कट गया। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो इसमें जो चौथा जो प्रश्न है हमारे सामने वह है कि मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तुरंत धन हस्तांतरण की सुविधा जो है निम्न में से कौन सा एक माध्यम है। तो इसमें IMPS, RTGS, नेफ्ट, NFS। मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए निम्न से कौन सा माध्यम उपयुक्त होगा। तो इसमें ये वाला होगा। इसमें जो आंसर होगा हमारा IMPS, पर्सनल मिलिट्री फंड सिस्टम। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारे सामने वह है कि निम्न में से कौन सा जो ऋण है वह असुरक्षित ऋण नहीं है। गृह ऋण, शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण। तो इसमें असुरक्षित जो ऋण है गृह ऋण, शिक्षा ऋण, व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण। तो व्यक्तिगत ऋण जो है सुरक्षित ऋण नहीं है।
ग्राहक की पहचान और उसके पते का सत्यापन करने वाली जो प्रक्रिया उसको कहते हैं केवाईसी। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।